नमस्कार दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि इंटरनेशनल इपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाते हैं और इस साल जो फरवरी महीने का दूसरा सोमवार था ये 10 फरवरी 2025 को पड़ा था। तो इसलिए 10 फरवरी 2025 को हमने अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 को मनाया। और 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है इसकी थीम थी माई इपिलेप्सी जर्नी। तो माई इपिलेप्सी जर्नी थीम के साथ 10 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, मिर्गी दिवस को हम 2015 से मना रहे हैं हर साल और मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें बार बार सीजर्स यानी कि दौरे पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजनम दिया गया है, तो सृजनम को किसने लॉन्च किया। तो देखिए, सृजनम को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सृजनम कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसमें आप कोई भी वेस्ट डालेंगे, थूक, पेशाब, लेटरिन जो भी है उसको ये रिसाइकिल कर देगा। देखिए, अभी हाल ही में एम्स नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम था सृजनम, इसको लॉन्च किया था। और इसको यानी सृजनम को जो है CSIRNIIST के द्वारा विकसित किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए, 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन जो है रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब के। और देखिए, पहला ये मतलब ये अभी तक जो है इसका आयोजन अभी तक नहीं हुआ है, तो पहली बार इसका आयोजन होने वाला है। तो इसका जो पहला संस्करण है यानी कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 जो है ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की जो कि सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा है। तो एक लाइन में नोट कर लीजिए कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन जो है 2027 में सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में डोनेट आर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, हाल ही में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा डोनेट आर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किया गया। और देखिए, 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद गुजरात में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान इस ICC डोनेट आर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन करने जा रहा है, यानी कि आज 12 फरवरी है तो आज इसका आयोजन होगा। और देखिए, आपको पता होगा कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, जय शाह। तो इन्होंने इस पहल की घोषणा की कि 12 फरवरी को हम डोनेट आर्गन सेव लाइफ पहल का जो है आयोजन करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में। और पांचवा प्रश्न कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं मैथ्यू ब्रिज के, इन्होंने अपने पहले वनडे मैच में यानी कि वनडे डेब्यू मैच में किस टीम के खिलाफ 150 रनों का आंकड़ा पार करके एक रिकॉर्ड बना दिया। तो देखिए, ये मैथ्यू ब्रिज के जो हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हाल ही में अपने वनडे डेब्यू मैच में 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो काफ़ी चर्चा में है ये न्यूज़, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। देखिए, वर्तमान में 26 साल के हैं मैथ्यू ब्रिज के और इन्होंने पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला यानी कि जो मैच चल रहा है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, तो इस त्रिकोणीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया। जो ब्रिज के इन्होंने अपने वनडे डेब्यू में 150 रन पूरे किए और इन 150 रनों को पूरा करने के लिए 148 गेंदों पर इन्होंने खेला, 11 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैथ्यू ब्रिज के जो है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में थे, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने वनडे डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेले गए मैच में जो है 150 रन बनाए थे। छठवां है, 13 फरवरी 2025 को किसके द्वारा व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट यानी कि डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया। तो देखिए, 13 फरवरी 2025 को जो है प्रोफेसर
एसपी सिंह बघेल के द्वारा व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया गया। और जो आपके एसपी सिंह हैं ये कौन हैं? देखिए, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। और ये नई दिल्ली में व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी करेंगे। और हस्तांतरण सूचकांक क्या है? देखिए, हस्तांतरण सूचकांक सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए काम करता है। और इसका उद्देश्य प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। 7वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं यानी क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, भारत ने निकारागुआ नाम का एक देश है, इसके साथ में जो है त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता किया है। और इस समझौते के तहत भारत विभिन्न त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगा। किसको? निकारागुआ को। और इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सड़क, सामुदायिक केंद्र और बुनियादी सुविधाओं जैसे कि भौतिक ढांचे का विकास करना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता से जुड़ी सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी लागू किया जाएगा। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने अपने 100वें टेस्ट मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, जो दिमुथ करुणारत्ने हैं ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला, जिसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखिए, जो ये इनका जो 100वां टेस्ट मैच था ये इन्होंने गाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस मैच में इन्होंने 36 और 14 रन बनाए और जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। तो याद रखिएगा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने अपने 100वें टेस्ट मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और 9वां प्रश्न की प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 15 जनवरी 2025 तक कितने बैंक खाते खोले जा चुके हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसके अंतर्गत 15 जनवरी 2025 तक कुल 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। आइए इसके बारे में कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, अगस्त 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 15 जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिनमें 55.7% खाते केवल महिलाओं के हैं। यानी कि सबसे अधिक जनधन खाते किसके नाम पे हैं? महिलाओं के नाम पे हैं, 55.7%। ठीक है। और देखिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ और खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष में कितने जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा है, तो यह है 3 करोड़। और इन खातों में कुल जमा राशि 2.3 ट्रिलियन और 80% खाते सक्रिय हैं। ठीक है, मतलब अभी तक जितने बैंक खाते खोले गए हैं कितने? 54.58 करोड़ खाते। इनमें कितनी राशि अब तक? इनमें टोटल पैसे हैं 2.3 ट्रिलियन रुपए और 80% खाते सक्रिय हैं, 20% खाते निष्क्रिय हो चुके हैं जनधन वाले। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त किस फसल की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड विकसित करने के लिए पहल की है? तो देखिए, चावल के बारे में चर्चा करेंगे हम आज। जो जीआई प्राप्त चावल हैं यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त चावल हैं, इनकी किस्मों के निर्यात के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड को विकसित करने की पहल की है। देखिए, जो जीआई टैग प्राप्त चावल होगा उनके लिए विशिष्ट एचएस कोड यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड तैयार करना भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की अनूठी कृषि विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।